हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। आप लोग मेरा यूनिट कैप्सूल सीरीज पहले भी फॉलो कर रहे थे। अब जो बचे हुए यूनिट्स हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, उसको इसको उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। इसके पहले जहां तक मेरे को याद है, सोगा का पूरा 15 मिनट में, कॉन्ट्रैक्ट के यूनिट वाइज 15-20 मिनट में, कंपनीज एक्ट 15 मिनट्स में, इस तरह की वीडियोज आपको बहुत हेल्पफुल पहुंचाए हैं। इंडिया के कई कई कोने में बच्चों ने बैठ बैठ के ये वीडियोस देखे हैं एग्जाम के 1.5 दिन पहले, एग्जाम में एंटर करने से पहले। सो वी आर जस्ट पूरी सीरीज को कंप्लीट करते हुए अभी यूनिट 7 का वीडियो आएगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंडेमनिटी और गारंटी के बारे में। तो सबसे पहले सर, इंडेमनिटी होता क्या है? इंडेमनिटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो लोग होते हैं। एक होता है इंडेमनीफायर, एक होता है इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफायर मतलब इंश्योरेंस कंपनी एक तरीके से, और इंडेमनिटी होल्डर मतलब मैं। इसमें इंश्योरेंस कंपनी मेरे को बोल रही होती है कि अगर मुझे कोई भी लॉस हुआ, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी promises to protect the other party from any type of loss, कि भैया अगर मुझे कुछ भी नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेशन देगी, चाहे वो लॉस प्रॉमिसर की वजह से, इंश्योरेंस कंपनी की वजह से हुआ हो या किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ हो। तो इसमें इंडेमनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की तरह या तो वर्ड ऑफ मतलब या तो ओरल होता है या तो रिटर्न होता है। लेकिन कोई कोई जैसे लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में आप पैसा देके किसी की जान के बदले कंपेंसेशन नहीं दे सकते। नो मैटर हाउ मच मनी यू पे, आप किसी आदमी की जिंदगी के लिए इनफ पैसा नहीं दे सकते। इसके बाद आता है सर कि जब हम लोग इंडेमनिटी के बारे में बात करते हैं तो एक्ट ऑफ गॉड यहां पर कवर्ड नहीं होता। जो एक्ट ऑफ गॉड होता है बेटा, वो यहां पर कवर्ड इसलिए नहीं होता है क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड के केस में, ठीक है, आपको जो नुकसान हो रहा है वो किसी प्रोमिसर की वजह से भी नहीं हो रहा है, थर्ड पार्टी की वजह से भी नहीं हो रहा है, भगवान की वजह से हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपकी दुकान के ऊपर बिजली गिर गई, ठीक है, तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई कंपेंसेशन नहीं देगी। इनफैक्ट हम लोगों ने ये इंडियन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आपको पता है हम लोग ने बाहर से अडॉप्ट किया है, फॉरेन से। तो जब फॉरेन से हमने ये अडॉप्ट किया था ना, तो वहां पर प्रोविजन ये हुआ करता था कि अगर कोई जैसे एक्ट ऑफ गॉड भी है, वो भी कवर्ड था। तो पहले पहले तो हमने भी उसको लेके रखा था। इनफैक्ट आपके बुक में एक केस भी है गजेंद्र वर्मा का इसी के ऊपर। लेकिन अब हमारे केस में एक्ट ऑफ गॉड इज नॉट कवर्ड। ठीक है, अब राइट्स क्या होंगे इंडेमनिटी होल्डर के? इंडेमनिटी होल्डर के राइट हैं डीसीएस, डाउट क्लियरिंग सेक्शन। ही हैज राइट्स ऑफ ऑल डैमेजेस जो एक कोर्ट केस में हुए, ऑल कंपेंसेशन जो देना पड़ा, एंड ऑल सूट मतलब केस करने के भी जो खर्चे हैं वो सब भी रिकवर करने का उसको हक है। और इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में जो इंडेमनीफायर है, मतलब जो इंडेमनीफाई करेगा, जो कंपेंसेशन देगा, उसकी लाइबिलिटी प्राइमरी होती है। तो दुर्घटना घटते ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपेंसेट करना। तो एक पार्ट इसका खत्म हुआ इंडेमनिटी। अब दूसरे पार्ट में आते हैं गारंटी। सर, गारंटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें तीन पार्टी हैं, प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल क्रेडिटर और श्योरिटी। जिसमें प्रिंसिपल डेटर पैसा देगा, इस बात की गारंटी श्योरिटी देता है, इसीलिए क्रेडिटर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है। इसमें तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर। ये इस चीज का प्रूफ है कि एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम जो प्रिंसिपल क्रेडिटर है उसको श्योरिटी की एग्जिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। अभी बाद में इसमें ये टॉपिक आएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर मुझे लग रहा है कि कोई श्योरिटी है बट वो एक्चुअली है नहीं, तो मैं अपने राइट एज अ क्रेडिटर उसके अगेंस्ट एनफोर्स नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। और एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, यस, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इन द नेचर ऑफ कॉजी कॉजी कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रिंसिपल डेटर के बीच में और श्योरिटी के बीच में, कि अगर मुझे कल को प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया तो श्योरिटी को पैसा देना पड़ेगा, तो डेटर उसको पैसा वापस लाके देगा। अब जब एसेंशियल एलिमेंट की बात करते हैं तो इसमें 5 एसेंशियल एलिमेंट आते हैं। पहला, हर गारंटी कॉन्ट्रैक्ट का एक पर्पस होता है। पर्पस मतलब जैसे कुछ पेमेंट करना या सिक्योर डेट को पेमेंट करना। हर गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होती है, लाइबिलिटी होती है जिसको पे करना होता है, प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर को नहीं पे कर पाया तो श्योरिटी देगा। साथ ही साथ लेकिन अगर कोई भी गारंटी मिस रिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट से ली गई है, सेक्शन 142 143, तो वो गारंटी वॉइड है और उसमें जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा जो सेक्शन 144 है जो बात करता है को श्योरिटी के बारे में, एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा श्योरिटी हो सकते हैं,
लेकिन जो को श्योरिटी, जो एक श्योरिटी है, वो अगर ये बोले कि मैं श्योरिटी तभी बनूंगा जब बाकी लोग भी ज्वाइन करेंगे, तो ये इनवैलिड है, मतलब ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है। उसके बाद आती है टाइप्स ऑफ गारंटी। जब टाइप्स ऑफ गारंटी की बात करते हैं तो दो तरह की गारंटी होती है, एक होती है कंटिन्यूइंग गारंटी, एक होती है स्पेसिफिक गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए होती है, वो ट्रांजैक्शन खत्म होता है, गारंटी खत्म हो जाती है। तो स्पेसिफिक गारंटी को आप रिवोक नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर वो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुका है। कंटिन्यूइंग गारंटी एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए होती है या एक टाइम स्पैन के लिए होती है। तो उस केस में अगर टाइम पीरियड एक दो तीन ट्रांजैक्शन के बाद आपने कैंसिल किया, तो गारंटी कैंसिल फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए होगी, मतलब श्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म होगी लेकिन फ्यूचर के लिए। पास्ट में जहां पर ऑलरेडी जो ट्रांजैक्शन घट चुका है उसके लिए तो आप फिर भी लायबल रहोगे। नेक्स्ट टॉपिक बात करता है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी की लाइबिलिटी को एग्जिस्टेंट है। को एग्जिस्टेंट मतलब प्रिंसिपल डेटर के साथ। श्योरिटी की लाइबिलिटी उतने ही अमाउंट के लिए है जितनी प्रिंसिपल डेटर की है। अगर प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी खत्म हो जाए, जैसे मान लो जो बिल बनाया था डेटर और क्रेडिटर ने आपस में, वो बिल में ही कुछ गड़बड़ निकल जाए, ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी खत्म तो श्योरिटी क्यों लायबल होगा, श्योरिटी की भी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, सुनिए। क्रेडिटर अपनी मर्जी से, माइंड यू मैंने क्या बोला, अपनी मर्जी से, खुद से अगर चाहे तो डायरेक्टली केस कर सकता है श्योरिटी के ऊपर जब डिफॉल्ट हो। लेकिन अगर डेटर और क्रेडिटर ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है जिसमें वो बोल रहा है, डेटर क्रेडिटर बोल रहा है कि मैं तो भाई तेरे ऊपर कभी केस नहीं करूंगा, मैं तो सीधा श्योरिटी पे ही करूंगा, तो ये तो गलत है ना। क्योंकि एक तरीके से तो आप श्योरिटी को बीच का मुर्गा बना के काट रहे हो, बकरा बना दिया आपने उसको हलाल करने के लिए, तो ये अलाउड नहीं है। मतलब क्या क्रेडिटर खुद श्योरिटी के ऊपर केस कर सकता है? बिग यस। क्या डेटर क्रेडिटर मिलके ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि क्रेडिटर श्योरिटी पर केस करेगा? नहीं, ये होते ही श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है। तो इसी से अगला टॉपिक निकल के आता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, कि श्योरिटी डिस्चार्ज कैसे होता है। सबसे पहला आता है रिवोकेशन। रिवोकेशन मतलब कंटिन्यूइंग गारंटी थी, 10 ट्रांजैक्शन के लिए थी, 4 ट्रांजैक्शन के बाद हम श्योरिटी बोल दिया अब हम और श्योरिटी नहीं बनेंगे, तो फ्यूचर 6 ट्रांजैक्शन के लिए श्योरिटी खत्म, श्योरिटी मर गया। या नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में चीजें चेंज हो गई, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली श्योरिटी खत्म हो गया। नेक्स्ट आया बाय नोवेशन, इसको ही बोलते हैं बाय नोवेशन। अगला है क्रेडिटर्स कंडक्ट। अगर क्रेडिटर ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाए, जैसे क्रेडिटर और डेटर ने आपस में जो उनके बीच के जो टर्म्स हैं उनको वेरी कर दिया, डीवीडी इसका है, टर्म्स को वेरी कर दिया, या उसने डिस्चार्ज कर दिया प्रिंसिपल डेटर को, या उसने डिस्चार्ज कर दिया श्योरिटी को। कैसे श्योरिटी को डिस्चार्ज किया? उसने प्रिंसिपल डेटर को ज्यादा टाइम देने के लिए अग्री कर गया, ठीक है, उसने प्रिंसिपल डेटर के साथ प्रॉमिस कर लिया कि श्योरिटी को कभी केस नहीं करेंगे। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूं। मान लो मैं हूं, कालरा सर है, ठीक है, और मान लो मैं हूं, कालरा सर हैं, और कालरा सर के पापा हैं, ठीक है, और शिवान और सुरभि मैम है। मैंने कालरा सर को उधारी दी, सुरभि मैम क्रेडिट श्योरिटी बनी है, ठीक है, कालरा सर डेटर, मैं क्रेडिटर, सुरभि मैम श्योरिटी। कालरा सर के जो पापा हैं, ठीक है, वो मुझे जानते हैं, वो मेरे पास आए, वो बोले यार मेरे बेटे को थोड़ा सा और टाइम दे दे। कालरा सर खुद आए? नहीं, कालरा सर के पापा आए, तो मैंने कालरा सर के पापा की बात मान के कालरा सर को और टाइम दे दिया। क्या श्योरिटी डिस्चार्ज होगा? बिल्कुल नहीं, सुरभि मैम इज स्टिल लायबल, क्योंकि थर्ड पार्टी की रिक्वेस्ट पर क्रेडिटर ने डेटर को टाइम दिया है, डेटर की रिक्वेस्ट पर नहीं। इस पर केस स्टडी आ सकता है, याद रखना। और एक और तरीका है जब कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड का एक्रोनिम था, अगर आपने किया होगा, वो था एमसीसी, जिसमें एम मतलब अगर मिस रिप्रेजेंटेशन से किया, सी मतलब अगर कोई बात छुपाई है कंसीलमेंट वाली। इसका एक केस स्टडी भी कराऊंगा मैं कॉन्ट्रैक्ट में, जहां पर एक वाटर प्यूरिफायर बोला गया है कॉपर फिल्टर के साथ, लेकिन बेच दिया गया है स्टील के फिल्टर के साथ, ये कंसीलमेंट वाला। और तीसरा तरीका है सी, जब मैंने बोला है कि को श्योरिटी को बुलाओ,
और को श्योरिटी आने से बंद कर दें। लास्ट टॉपिक जो इसमें आता है गारंटी में, वो आता है राइट्स ऑफ को श्योरिटी, मतलब राइट्स ऑफ श्योरिटी। तो राइट्स ऑफ श्योरिटी हम लोग देखेंगे सबसे पहले डेटर के केस में। जो राइट आता है, राइट ऑफ सब्रोगेशन। बेटा सब्रोगेशन का मतलब होता है सब्सटीट्यूशन। बात ध्यान से सुनना। आज ड्यू डेट है, कालरा सर को मेरे को पेमेंट करनी है। कालरा सर ने डिफॉल्ट कर दिया, पेमेंट कौन करेगा? सुरभि मैम। सुरभि मैम ने मेरे को पेमेंट कर दी। अब जो भी राइट मेरे एज अ क्रेडिटर कालरा सर के अगेंस्ट थे, अब वो सारे राइट सुरभि मैम के कालरा सर के अगेंस्ट आ जाएंगे, सारे के सारे राइट। ठीक है। बेसिकली सब्रोगेशन में होता क्या है कि जैसे ही श्योरिटी लाइबिलिटी को पे करता है, द श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर फॉर द डेटर। वो नया क्रेडिटर बन जाएगा डेटर के लिए, पैसा दो मेरे को अब। ठीक है। दूसरा एक और राइट क्या होता है श्योरिटी का डेटर के अगेंस्ट में? राइट टू बी इंडेमनीफाइड। कि अब जैसे ही मैम यहां पर आ गई, अब मैम का हक बन गया कि कालरा सर से पैसा लेंगी, क्योंकि उन्होंने उनके उधारी पर पैसा दिया है। नेक्स्ट, क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या राइट है? क्रेडिटर के अगेंस्ट पहला राइट है टू बेनिफिट आउट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। अगर मैंने, ठीक है, मैं क्रेडिटर हूं ना, अगर मुझे पैसा सुरभि मैम ने दिया है, ठीक है, तो सुरभि मैम के पास क्या हक है? अगर कालरा सर ने अपनी सोने की चेन जो उनको रिया से शादी करते टाइम मिली थी मेरे पास गिरवी रखी है, तो वो चेन मैं कालरा सर को वापस नहीं करूंगा, सुरभि मैम को वापस करूंगा, बिकॉज शी हैज द राइट। ठीक है। दूसरा, शी ऑल्सो हैज द राइट टू सेट ऑफ एनी प्रीवियस क्लेम। अब हुआ क्या, कालरा सर को मैंने 10 लाख का लोन जरूर दिया था, लेकिन बहुत साल पहले कालरा सर से मैंने 1 लाख रुपया उधार लिया था। तो क्या आज सुरभि मैम उसको एडजस्ट करके मेरे को 9 लाख पेमेंट कर सकती हैं? यस, राइट टू एडजस्ट क्लेम। और लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, शेयर रिडक्शन। अगर कालरा सर इंसॉल्वेंट हो गए, कोर्ट ने बोला कि कालरा सर की सारी उधारी तो पेमेंट नहीं होगी, तो एटलीस्ट 60% ऑफ ऑल उधारी पेमेंट कर दो। मेरी 10 लाख की उधारी थी, 6 लाख रुपए मेरे को कालरा सर से मिल गया, 10 लाख का 60%, बाकी 40% कौन देगा? बाकी 40% मैम देंगी, सुरभि मैम देंगी। तो श्योरिटी की लाइबिलिटी क्या रहती है? रिड्यूस होने के बाद जो नेट अमाउंट है सिर्फ उतने की ही रहती है, उससे ज्यादा की नहीं। एक लास्ट आएगा राइट अगेंस्ट को श्योरिटी। अब इसमें क्वेश्चन भी आया है सितंबर में, तो ध्यान से सुनना। ऐसे तो ऑल को श्योरिटीज आर लायबल इक्वली, अगर उनके बीच में कोई अमाउंट फिक्स्ड नहीं है। अगर अमाउंट फिक्स्ड है तो अमाउंट फिक्स तक लायबल होंगे, पहले इक्वली बांटेंगे। अगर अमाउंट फिक्स नहीं है तो, अगर अमाउंट फिक्स्ड है तो इक्वली बांटेंगे। अगर लिमिट क्रॉस हो गई तो जिसकी लिमिट में है वो पैसा देगा। मतलब फर्स्ट इधर इक्वली और बाउंड इन डिफरेंट सम्स। ये खत्म हो गया आपका यूनिट 7 का फुल ब्लोन रिवीजन। बताइएगा जरूर आपको कैसा लगा ये कैप्सूल रिवीजन ओनली इन 13 मिनट्स।